हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दृष्टि फार्मा में स्वागत है। जैसा कि हम स्टार्ट करेंगे अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर को, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पूरा फुल इंट्रोडक्शन। तो गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या उनके अंदर सिलेबस है, ठीक है। तो मतलब कि बोलते हैं ना कि ये सेकेंड ईयर आप अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट ईयर में चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां हुई चलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में मैं आपको बता दूं फार्माकोलॉजी जो है पूरे फार्मेसी की जान है। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, डीप पढ़ना है। ये इस मोटिव से मत पढ़ना कि बस मैं एग्जाम में पास हो जाऊं या मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। प्रॉपर एक डीप नॉलेज जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी में। किसकी? फार्माकोलॉजी की। ये आप देखोगे MBBS अगर कोई करता है या नर्सिंग भी करता है तो मतलब सारे फील्ड में बीपीटी तक हो गया, इवन फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये हर कहीं पे आपको मिलेगा। तो यानी कि आपको फार्मेसी में, तो अगर आप हैं तो फार्मेसी की तो मेन ब्रांच ही फार्माकोलॉजी हो गई, तो ये आपको मिस नहीं करना है। इसके सारे लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाओ प्रॉपर। जैसा कि मैंने एक पूरा टाइम टेबल रूटीन के अकॉर्डिंग जो है वीडियो अपलोड की है, उसमें जाके देखो कि किस किस टाइम पे हमें फार्माकोलॉजी पढ़नी चाहिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ। हालांकि आप देखो फर्स्ट ईयर में जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, ऑर्गेनिक के अंदर आपने सारी चीजें देखी हुई है पहले से क्लासिफिकेशन के साथ। वही सब चीजें आप अब अपने इस सिलेबस में देखोगे। एक फार्माकोलॉजी हो गया। और किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना कि चलो यार ये वाला सब्जेक्ट तो इजी है, ये तो मेरा यूं ही हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स ना वहीं पे हमारे जो है कटते हैं सबसे ज्यादा, जिसे हम हल्के में ले जाते हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। और उन्हीं से ही हमारी परसेंटेज बनती है, तो उन्हें भी हमें मिस नहीं करना है। तो चलो अब थोड़ा बहुत कोर्स का जो सेकेंड ईयर का है देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने घंटे के क्या प्रैक्टिकल्स और क्या थ्योरी है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो है सब्जेक्ट इसके अंदर हमारा फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी 75 आर्ट्स की है, ठीक है, और 75 घंटे का है ये, ठीक है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये देखना जरूरी है फार्माकोलॉजी थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसमें आप देखोगे सारे डिजीज वगैरह के बारे में जो आप पहले भी पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर में भी आपका सब्जेक्ट था, ठीक है। सोशल फार्मेसी का वैसे ही ये भी एक कम्युनिटी फार्मेसी बनाया गया है। इसके अंदर भी देखोगे सारी इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में है। और इसका देखो प्रैक्टिकल भी है। 2 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। पहले पिछले PCI के अकॉर्डिंग जो सिलेबस हुआ करता था उसमें फर्स्ट ईयर में था बायोकेमिस्ट्री, अब हमारा ये किसके अंदर आ गया है? सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिकल है। 3 ही प्रैक्टिकल हो गए अब तक, 3 ही थ्योरी हो गई। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट और जुड़ा है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जो कि सोशल फार्मेसी में बस थोड़ा सा पार्ट दे रखा था। फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता क्या है, अब यहाँ पे हमें वो पूरा थ्योरी के साथ पढ़ना है कि हम कैसे फार्मा को ट्रीटमेंट के अंदर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, किस टाइप की बीमारी किस पॉजिटिव एजेंट की वजह से हो रही है, ये सब भी इसके अंदर आएगा, है ना। और उसके बाद इसी का ही प्रैक्टिकल भी है। तो 4 सब्जेक्ट हो गए ये। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है इसके अंदर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें पूरा हम हॉस्पिटल के बारे में देखेंगे कि क्या कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरीके से कैसे ट्रीटमेंट है, और हॉस्पिटल फार्मेसी ये कैसे चलाई जा रही है, कौन से फ्लोर पे, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, इन सभी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी देखो इसका भी प्रैक्टिकल है। 5 सब्जेक्ट हो गए जिनका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है। सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जिसका प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमारा ज्यूरिस है। इसके अंदर हम लॉ वगैरह देखेंगे, कब कौन सा लॉ आया, कौन सा एक्ट कब लागू हुआ है, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ठीक है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, जितने भी हैं आपके सारे लॉ, क्या उसके अंदर रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, कब कौन सा शेड्यूल आया, इन सभी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे जो है इस सब्जेक्ट से डर जाते हैं। देखो डरना मत,
यहाँ से आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत लर्न करना होता है और ये पढ़ के जाना होता है। इसमें आप खुद से थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ जो सन होंगे ना कि 1948 में जैसे फार्मेसी एक्ट आया, तो ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो चलो थोड़ा बहुत देखते हैं इन्हीं इसके अंदर सिलेबस क्या क्या है। तो जैसे पहला सब्जेक्ट है हमारा क्या, फार्माकोलॉजी। जैसे फार्माकोलॉजी के अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें जनरल फार्माकोलॉजी आएगी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसमें जनरल बताया गया है प्रॉपर, जो हर चैप्टर में आपको दिखेगा कि इस ड्रग की, देखो बताती हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन और स्कोप आ गया पहले, तो क्या है फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रूट की, जैसे इंट्राविनस, इंट्राडर्मल, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टरियल, जितने भी रूट्स हैं जो थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिक्स में देखा होगा वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ड्रग कैसे बॉडी में जा रही है, उसकी डेफिनेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को क्या अफेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो कोशिश करती हूँ थोड़ा धीरे धीरे बताने। ठीक है, उसके बाद देखो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, किस जो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके बारे में बताना, कौन कौन से फैक्टर्स है जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ड्रग एक्सक्रीट कैसे हो रही है, बॉडी से निकल कैसे रही है, और कौन कौन से मैकेनिज्म लग रहे हैं जो ड्रग को लेकर जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, है ना। जैसे कि सारे रूट देखेंगे और प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन वगैरह से कैसे हमारी ड्रग, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसको कैसे पार करके जाती है ना, सेमी परमेबल जो होती है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। काफी इजी है, तो इसको मैं कोशिश करूंगी। देखो केडी त्रिपाठी, पीसी डांडिया हो गई हमारी फार्माकोलॉजी की, और एक एन मुर्गेश, तीनों बुक का रेफरेंस लेते हुए मैं इसके अंदर नोट्स प्रिपेयर करूँ। ठीक है, काफी इजी रहेगा। कोशिश करूंगी कि हर एक वर्ड का मीनिंग के साथ मैं उसमें लिख दूं। ठीक है, क्योंकि देखो जिसको जनरल फार्माकोलॉजी आ गई तो मान लो उसको दिक्कत नहीं होने वाली। ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद देखो हम पढ़ के आए थे ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी पढ़ा था, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट था जिसमें पेरिफेरल था। ठीक है ना। ये हमारा इसमें हमने देखा था कि कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनेस्ट्रेज वगैरह के बारे में, और एंटी कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, ये सभी चीजें देखो हमें इसमें कवर करनी है। और क्या है हमारा एनसेड बीसी के अंदर है। ठीक है, जो पेरीफेरी पे काम कर रही है। और उसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई के बारे में भी देखना है हमारे। मियोटिक्स में कौन सी ड्रग्स आती है, मेड्रियाटिक्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग्स एक्ट कर रही है। देखो ये सारी चीजें तुम पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे सिर्फ हमें मेन क्या देखना होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनको हमें नहीं छोड़ना है। ये सारी चीजें देखनी है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सभी में वही चीजें। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज कितनी दी जा रही है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि हम अगर इसे इस ड्रग के साथ देंगे तो क्या साइड इफेक्ट है, तो हमें उस ड्रग को दूसरे ड्रग के साथ नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गई है। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक्स, ये सभी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर जो भी हम करके आए हैं अपना पढ़ के, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, इसके अंदर भी हमें क्लासिफिकेशन जरूर देखनी है। तो क्लासिफिकेशन आपको याद करनी ही करनी है। देखते हैं कि कुछ ट्रिक्स के साथ इनको हम याद करें कि सारी हमें प्रॉपर याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखो सारे वही टॉपिक्स है, बस फिर से आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है। हेमाटेनिक्स हो गया, एंटी कोगुलेंट हो गया, एंटी प्लेटलेट एजेंट, थ्रोम्बोलाइटिक हो गए। फिर देखो अलग से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करेगी, ब्रोंकोडाइलेटर, एक्सपेक्टोरेंट हो गए, एंटीटसिव एजेंट्स हैं, म्यूकोलाइटिक है। उसके बाद जो जीआईटी पे एक्ट करे, जैसे एंटी अल्सर, एंटी इमेटिक, लग्जेटिव हो गए, एंटी डायरियल हो गए। ठीक है, फिर किडनी पे हमारे कौन से ड्रग्स एक्ट करेंगे, जो डायूरेटिक्स होंगे और एंटी डायूरेटिक। उसके बाद हार्मोन्स और हार्मोन को रोकने वाले कुछ एजेंट आ जाते हैं, जैसे हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, उसके अंदर हम इन सभी हार्मोन्स का डिस्कशन करेंगे और कौन इनको रोक सकता है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे थायराइड हार्मोन है,
T3 T4 ऐसे ही इनको रोकने के लिए भी बहुत सारे ड्रग्स हैं हमारे। ठीक है, ये हो गया। और भी है, देखो ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं ये भी हमें पढ़ना है इसके अंदर, हिस्टामिन वगैरह के बारे में, कीमोथेरेपेटिक एजेंट। अब जितने भी जो हमारी केमिकल्स का यूज़ करके जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स हो गए, फंगल, वायरल, एंटी एमीबिक, जितने भी एंटी वाले सल्फोनामाइड्स, वो सब हमारे इन्हीं के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल्स हमारे, जिसमें इम्यूनिटी वगैरह के बारे में, जो इम्यूनिटी पे एक्ट करेंगे वो सारे बायोलॉजिकल्स आ जाएंगे इसके अंदर, वैक्सीन, सीरा वगैरह, तो वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसा ही है, बट वहाँ पे इतना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जोर नहीं दिया गया था, और यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने बताया जनरल फार्माकोलॉजी, और एक लास्ट में देखो 12 घंटे का कीमोथेरेपेटिक एजेंट वाला ये जो चैप्टर दिया हुआ है, ये वाला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी टॉपिक्स 12 घंटे का है यार, ये यहीं पे ही कितना कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, देखो यहाँ मैंने प्रैक्टिकल के बारे में बताना इंक्लूड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि वो हमारे कॉलेज में कैसे भी करके प्रैक्टिकल्स हो ही जाते हैं, तो उनकी कोई टेंशन है नहीं। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के बारे में है, देखो ये सब्जेक्ट का नाम है। जिस कोर्स को डिज़ाइन किया है, इसमें हम बेसिक नॉलेज और स्किल्स देखेंगे, वेरियस फार्मास्यूटिकल केयर, जो कितनी सर्विस दी जा रही है, केयर दी जा रही है पेशेंट को, जनरल प्रैक्टिशनर है जो है हमारे कम्युनिटी सेटअप के हिसाब से कौन कौन हो गए, जैसे फार्मासिस्ट हैं, हमारे फिजिशियन, डॉक्टर हैं, तो सारे जितने भी आ रहे हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है, कैसे पेशेंट की केयर की जाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो कम्युनिटी फार्मेसी को हम कैसे चलाएं, यानी कि जो हमारी बोलते हैं ना कि एरिया में जो फार्मेसी है उसको कैसे रन कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, हैंडलिंग कैसे करना है, प्रिस्क्रिप्शंस जो आएंगे हमारे पास, और अगर किसी पेशेंट को कोई बीमार है तो हम उसकी काउंसलिंग कैसे करेंगे, उसे कैसे हम चीज़ों को समझाएंगे कि उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ना कि वो नेगेटिविटी में चला जाए अगर कोई बीमारी है तो। प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जैसे हमारा पैरासीटामोल वगैरह आता है, इनो आता है, ये सभी, और इनको देखेंगे जो भी OTC मेडिसिन होती है ना, वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग देखेंगे, कैसे चेकअप वगैरह होता है कम्युनिटी फार्मेसी में। ठीक है, फिर उससे आउटकम निकल के आ जाएगा जो कि हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो देखो सबसे पहला टॉपिक ही दे रखा है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें डेफिनेशन, हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, हम कैसे एक कम्युनिटी में फार्मेसी को बना रहे हैं, तो वो सब हमें देखना है, इंडियन सिनेरियो के हिसाब से भी और बाहर के हिसाब से भी। फिर उसके बाद प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में बताओ, देखो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में, और SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करे जाते हैं फार्मासिस्ट के, वो सारे हमें इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद देखो प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, डेफिनेशन क्या है प्रिस्क्रिप्शन की, पार्ट कौन कौन से हैं, और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, लेबलिंग वगैरह देखना है। ठीक है, और कैसे मेडिसिन को यूज़ करना है, वो पूरा सारा इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी होगी जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होगा। डिस्पेंसिंग प्रोसेस भी होगा, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस देखनी है। डिस्पेंस का मतलब जो है मेडिसिन को देना, उसमें कोई एरर आ रहा है उसको पकड़ना है ना, चेक करना, स्ट्रेटेजाइज करना, ताकि हम उसे स्ट्रेटेजी बना के कम कर सके जो भी एरर आ रहे हैं। ठीक है, और कोई अगर फर्स्ट ईयर का है तो उसको भी जो है प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। देखो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, जिसमें हम कितने टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। बॉडी लैंग्वेज देखो है ना, हमारी क्या होनी चाहिए अगर हम किसी पेशेंट से बात करते हैं, किसी पेशेंट का इंटरव्यू लेते हैं, बीमारी के बारे में जानते हैं, तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए उससे बात करने का, वो सब हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग की स्टेजेस देखेंगे, और कौन कौन सी रुकावट है इफेक्टिव काउंसलिंग ना होने की, पेशेंट से बातचीत ना होने के क्या क्या है, और
किन किन डिजीज पे हम काउंसलिंग करेंगे, जैसे हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज, मतलब अवेयरनेस करना, पेशेंट को अवेयर करना कि जैसे डायबिटीज हो गई भैया, शुगर वगैरह बिल्कुल कम कर दो, कम क्या बंद ही कर दो, तो उनको बताना इसके बारे में। टीबी कैसे फैल रहा है, एड्स कैसे फैल रहा है, तो हम उन्हें ये सारी चीजें बताएंगे। जैसे सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और पेशेंट पैकेज इंसर्ट के बारे में भी पूरा अच्छे से बता देना। मेडिकेशन अडेरेंस, अगर कोई पेशेंट जो है दवाई लेता है तो वो उसे उसी पे अडेयर रहना है, यानी कि अड़े रहना है, चिपके हुए रहना है मेडिसिन पे, कि ये नहीं कि तुमने मेडिसिन छोड़ दी। देखो 2 घंटे का है लेकिन काफी ज्यादा इजी है, इम्पोर्टेंट भी है। सीधा डायरेक्ट मेडिकेशन अडेरेंस के बारे में पूछ लेता है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में देखो पढ़ना। जो डायग्नोज नहीं हो पाते हैं केसेस, उनके बारे में देखना कि पता ही नहीं चलता है, तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। फिर देखो ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की जो भी आ रही है उनके बारे में स्टडी करना। नॉर्मल कोल्ड कफ के लिए, सेल्फ केयर के लिए जो हम दे रहे हैं, वोमिटिंग के लिए, फीवर के लिए नॉर्मली दी जाती है। कोई भी मतलब फार्मेसी में आप जाओगे तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर से, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है। इसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो रिक्वायरमेंट क्या होती है एक कम्युनिटी फार्मेसी को बनाने की। देखो 25 घंटे का चैप्टर है, तो ये मान लो कि ये सबसे ज़्यादा लेंदी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसको नहीं छोड़ना है। तो देखो मैं साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, कैसे हम फार्मेसी को डिज़ाइन करें, साइट कैसे सिलेक्ट करें, वेंडर सिलेक्शन कि कैसे और लोग वहाँ पे हमें दिखे, ऑर्डर कैसे हो, है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे कर सके, कैसे हम अपना पूरे स्टॉक को मैनेज कर सके, फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये सभी हमें देखना है इसके अंदर, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है बायोकेमिस्ट्री के बारे में। हमारा तीसरा जो है बुक है, मतलब सिलेबस के अंदर ये हमारा है सब्जेक्ट, कौन सा, बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम केमिस्ट्री को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे, यानी कि क्या क्या पढ़ेंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, मैं इससे तो इजी है ये, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना, ठीक है, अच्छे से। और सेल के बारे में पूरी बताना, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री बताना फार्मेसी के अंदर। इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट वगैरह भी इसके अंदर है, सब देखना है हमें। प्रोटीन के बारे में वही सारी चीज़ें, डिजीज़ कौन सी है, टेस्ट भी प्रोटीन के, स्ट्रक्चर प्रोटीन का, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड के बारे में पूरा प्रोटीन कवर करना है। लिपिड्स के बारे में भी सेम वैसे ही जैसे प्रोटीन के बारे में है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताना है, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह, वाटसन क्रिक मॉडल क्या था, एंजाइम के बारे में, ठीक, विटामिन के बारे में भी हमें बताना है। और लास्ट में इन्हीं सब का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उसकी जो पूरी साइकिल चल रही है, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड पाथवे, सिट्रिक साइकिल हो गई, ये सारी हमें देखनी है अच्छे से, ठीक। उसके बाद मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो पा रहा है सही से तो कौन कौन सी दिक्कतें होगी, वो भी हमें इसके अंदर देखना है। फिर उसके बाद देखो मिनरल्स के बारे में है पूरा अच्छे से, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इंट्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी को भी इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। कैसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बताना, कि जैसे पीसीआर पढ़ के आए हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से और सारे जीन बनाते हुए चलना, ताकि उनका अच्छे से यूज हो, है ना। तो बायोटेक के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है थोड़ा बहुत। और पैथोलॉजी ऑफ ब्लड के अंदर जो भी डिजीज है उनके बारे में थोड़ा बहुत देखना, यूरिन वगैरह से कौन सी एबनॉर्मेलिटी हो रही है बॉडी में, उन सभी की स्टडी हमें इसमें करना है। तो टोटल देखो इसके अंदर 13 चैप्टर हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद फार्माकोथेरापेटिक्स हमारा चौथा सब्जेक्ट, जिसको हमें इसमें हमें एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ कॉमन डिजीज, एटियो मतलब कि डिजीज, है ना, एटियो मतलब होता है डिजीज, ठीक है।
और किससे, पैथोजेनेसिस से, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उनकी स्टडी करना, ठीक है। तो वो इसके अंदर हमें पढ़ना है। कॉमन डिजीज, उनका मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, मेडिसिन कौन सी दे रहे हैं, और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स का, कि एटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बताना और सिलेक्टेड कॉमन डिजीज की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन थेरेपी देना, थेरेपेटिक प्लान्स क्या क्या है, ठीक। तो जैसे देखो फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, 8 घंटे का चैप्टर है ये, ठीक। ये सारा देखना है। फिर एटियोपैथोजेनेसिस जो है उसकी डेफिनेशन बताओ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताओ, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बताओ अच्छे से, ठीक है। उसमें हाइपरटेंशन, एंजाइना, हाइपरलिपिडीमिया, जितनी भी डिजीज आ रही है इनके बारे में और इनका कंट्रोल। तो अगर हम अपना फार्माकोलॉजी अच्छे से कर लेंगे तो ये फार्माकोथेरेपेटिक्स हमारा आराम से हो जाएगा। बीमारी के नाम बताए गए हैं और इनकी मेडिसिन हम ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ लेंगे, तो ये भी इजी हो गया है इस तरीके से। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है ये, आप आराम से करके आ जाओगे। थोड़ा बहुत सारी डिजीज़ के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, कोई भी डिजीज़ नहीं छूटेगी यहाँ से आपकी, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, मतलब सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हमारा 5th सब्जेक्ट आ जाता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। टोटल 6 सब्जेक्ट है हमारे सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट थे। इवन ये देखो जो आप ईयर वाइज ये 2 साल में पढ़ते हो, यही बच्चे बी फार्मा में 4 साल तक पढ़ते हैं, है ना। ये इनको सेमेस्टर वाइज बांटा गया है, फार्माकोलॉजी 1 और 2 आप एक ही साल में सारा पढ़ लेते हो, है ना। तो जो डी करके बी करेगा उसके लिए एडवांटेज है ये, कि उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहेगी पहले से। देखो इम्पार्ट करता है फंडामेंटल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स देता है रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटिंग फिर इस हॉस्पिटल्स के बारे में, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारे हॉस्पिटल्स के टाइप्स, कितने प्रकार के हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी बेड, कितने नंबर ऑफ बेड्स प्रेजेंट हैं उस हिसाब से, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का क्या रोल है, उन सभी को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर तो यही हो जाएगा, देखो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। इसके अंदर डेफिनेशन, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, NABH नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड एक्रीडेशन, है ना, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें, कमिटीज़ क्या क्या है हॉस्पिटल के अंदर, इसके बारे में हमें इसके अंदर देखना है। जैसे PTC फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या है। ये पूरा थ्योरी वाइज चैप्टर है, मतलब इसमें कहानी टाइप लिख के आना है, जो आप अच्छे से लिख के आना। सप्लाई चेन, हम कहाँ से हमारी मेडिसिन जो है हॉस्पिटल में आ रही है, कौन कौन से होलसेल वगैरह है। देखो फीफो मेथड, है ना, और फेफो और फीफो दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। एक्सपायरी ड्रग को कैसे रिमूव करना है, कैसे हैंडलिंग, कैसे डिस्पोजल करना है, और नारकोटिक ड्रग जो CNS पे एक्ट करती है, ठीक, उनके बारे में पढ़ना है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, चैप्टर 4 के अंदर आ गया। फिर चैप्टर 5 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, किस किस जगह पे, इन पेशेंट के लिए, आउट पेशेंट के लिए, फ्लोर स्टॉक मेथड क्या है ना, ड्रग बास्केट मेथड। तो ये टेंशन मत लो, अभी लग रहा होगा यार ये क्या क्या बता रही है, बट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लोगे तो इससे क्या होता है, जो भी हम अब पढ़ेंगे तो थोड़ा, और हाँ ये वर्ड तो पहले सुना हुआ लग रहा है। रेडियो फार्मास्यूटिकल, जो हमारे एक्सरे वगैरह में डायग्नोसिस के लिए जितने भी एजेंट यूज होंगे वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में आ जाएंगे, उन्हें पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज होते हैं, जितने भी, उनके बारे में देखना है इसमें। क्लिनिकल फार्मेसी आ गई कि यहाँ पे हमारी क्लिनिकल फार्मेसी का क्या रोल है, जैसे कि देखते हो ना फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे करके होते हैं ना, कि ये ट्रीटमेंट हमारा मतलब जानवर पे किया जा रहा है, फेज 0, फेज 1 पे जाएंगे, ऐसे करके मतलब हम कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन को कैसे हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी डिजीज में काम आएगी, तो उसके बारे में अच्छे से देखना। क्लिनिकल फार्मेसी में टेक्निकल डेफिनेशंस जो भी हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी करना। तो ये है हमारा सोशल फार्मेसी।
काफ़ी ज़्यादा डीप है ये। देखो वार्ड जितने भी होते हैं, जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, वहाँ पे पार्टिसिपेशन, फार्मासिस्ट का अच्छे से देखना, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू को पढ़ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, इन सबको हमें अच्छे से पढ़ना है। देखो मेडिकेशन हिस्ट्री को कैसे हम देखते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल केयर आ जाती है, इसके अंदर कैसे दी जा रही है, फार्मासिस्ट यहाँ पे कैसे रोल प्ले करता है। उसके बाद मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बताना है, ये सारे उससे रिलेटेड है। इसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह आ जाएंगे, कैसे कौन कौन से टेस्ट कौन कौन सी बीमारी में किए जा रहे हैं। पॉइजनिंग हो गया, पॉइजनिंग के टाइप्स देखना, जैसे कोई भी हमने मेडिसिन दी उसका साइड इफेक्ट जो है हद से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो एक क्या होगा, पॉइजनिंग की तरह काम करेगा। ADR वगैरह जो हो रहे हैं, तो उसके कैसे हम उसे मैनेज करेंगे, मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। फार्माकोविजिलेंस, पूरी निगरानी रखना ड्रग के ऊपर, कैसे तुम मार्केटिंग कैसे हो रही है उसकी, कैसे उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को चेक करना, ADR कितना है, ये सब चीज़ें हमारी चैप्टर 12 में आएंगी। मेडिकेशन एरर्स, अगर हम पेशेंट को दवा दे रहे हैं तो कहीं हमने पढ़ने में गलती तो नहीं कर दी कि एक जैसी दिखने वाली मेडिसिन थी, देनी जो है किसी और डिजीज पे थी, बट वो हमने दे किसी और के लिए दी, तो यहाँ पे ये भी मिस्टेक है। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे चेक करेंगे, एरर कौन कौन से आ सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन पढ़ना कि कौन सी दवा का दूसरी दवा के साथ क्या इंटरेक्शन है, या बॉडी में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन सबको हमें इसमें देखना है। तो टोटल चैप्टर इसमें 13 है। फिर उसके बाद देखो लास्ट चैप्टर सब्जेक्ट हमारा 6 नंबर का सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, है ना, यानी कि इसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे लॉ के बारे में पढ़ना होता है। ये सब्जेक्ट हमने बनाया है किस लिए कि सेवरल इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, यानी कि जितने भी रूल्स हैं किसके रिलेटेड, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो प्रोफेशन चल रहा है फार्मेसी का इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना होता है। इसके अंदर फार्मेसी लॉ आते हैं, सारे एक्ट, रूल, रेगुलेशन आते हैं, ठीक है। कोड ऑफ एथिकल गाइडलाइंस आती हैं, और पेटेंट लॉज की कैसे मेडिसिन को पेटेंट कराया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो देखो टॉपिक्स में दिया हुआ है, सबसे पहले तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज, हिस्ट्री फॉर वेरियस एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना, कौन सा एक्ट कब आया। फिर उसके बाद डिटेल में जैसे फार्मेसी एक्ट को पढ़ना, पूरे उसके ऑब्जेक्टिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पूरी स्टडी, उसके अंदर मेंबर कौन कौन से आते हैं, उन सबको हम इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, उसके रूल्स कब आए, एक्ट अलग होता है, रूल बाद में बनते हैं उसमें। एक बार एक्ट आ गया है तो उसमें रूल्स अमेंडमेंट चेंजेस होते रहते हैं, तो कब कब चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सभी देखना। देखो 23 घंटे का चैप्टर है, D&C एक्ट, है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम शेड्यूल्स देखेंगे, ABCD जितने भी होते हैं ना हमारे, वो सारे हम इसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, देखो ये सभी इसके अंदर आ रहा है, शेड्यूल C1H जितने भी हैं सब पढ़ना है। सेल ड्रग की, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की, और एक्ट और रूल जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी आती है इसके अंदर वो पढ़ना, कौन कौन से मेंबर है, एक्स ऑफिशियो, मतलब सारे हमें देखना है यहाँ। उसके बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक, जो सीधा ब्रेन पे एक्ट करती है ना, जो एडिक्शन वाली ड्रग्स होती हैं वो उनके बारे में स्टडी करना। अगर वो जो है कोई ऑफेंस हो गया है वहाँ पे, मतलब जो रूल्स को फॉलो ना करे, रूल्स को तोड़ दे, तो उस पर क्या क्या पेनल्टीज लग जाती है। पेनल्टीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यूरिस के अंदर। तो इस सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज हो गया, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताना कि जो हमें, जिनका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, कौन कौन से जो है ड्रग के बारे में हमें एडवर्टाइज करना चाहिए, तो उन सबको पढ़ना है इसके अंदर। क्रूएल्टी टू एनिमल के साथ क्या जो अत्याचार होता है कि मतलब बलिदान दे जाती है ना, उसकी बलि दे दी है ना, किस लिए, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन सबको हमें इसके अंदर पढ़ना है कि कौन से का दे सकते हैं, क्या गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है,
वो सभी देखना है। पॉइजन एक्ट हो गया और फूड सेफ्टी एक्ट हो गया हमारा। इसके अंदर सारे एक्ट है हमारे, 2-2 घंटे के सारे चैप्टर हैं। सिर्फ एक जो DNC एक्ट था वो 23 घंटे का था, वो देखना। देखो सारे ही लॉ वगैरह हैं जो हमको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सारे, ठीक है। सो गाइस देखो, इसमें हमने सारे पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक ही सब्जेक्ट की 2 से 3 बुक्स जो आपको ठीक लगे आप उनमें से ले सकते हो, है ना। कौन कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट है जो आपकी हमेशा आगे तक काम आएंगी अगर आप बैचलर भी करते हो, ठीक है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।